हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, कैसे हो आप सब। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रॉन 222 के बारे में। कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? एग्रॉन 222 है अपने, तो एग्रॉन 222 सब्जेक्ट है, उसकी अपने वो बात करने वाले हैं। इसके आज अपन बात करेंगे पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? अपन है वो पेपर सॉल्यूशन की करेंगे। और इसकी न्यू टाइप क्लास है वो पहले से ही आपके है, वो न्यू टाइप पेपर सॉल्यूशन की क्लास पहले से ही अपलोड है, उसको आप है वो देख लें। उसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर 4th सेमेस्टर न्यू टाइप सॉल्यूशन की प्ले लिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करना और एग्रॉन 222 पे अपने 222 सब्जेक्ट है एग्रॉन, इस पर है वो आपको न्यू टाइप मिल जाएगी। और आज अपन बात करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन की। तो शुरू करते हैं पेपर सॉल्यूशन की क्लास को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। अपने जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास में वो क्लास को शेयर कीजिए, सीनियर्स के पास में, जूनियर्स के पास में, सबके पास में शेयर कीजिए। क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के आपको यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर है वो बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, वो निःशुल्क है, वो अवेलेबल होने वाला है सरोकार के टेलीग्राम चैनल पर। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, उसके अलावा पीडीएफ वगैरह है नोट्स की, वो सारी है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन, गैस पेपर क्लासेज, वन शॉट क्लासेज सभी है वो अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के पास में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज अपन बात करने वाले स्टूडेंट्स, पहले बात करेंगे 2020-21 के पेपर सॉल्यूशन की। कौन से ईयर्स की बात करेंगे? 2020-21 का अपना पेपर हुआ था एग्रॉन 222 का, उसकी अपन ने वो पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। और इसमें पहली की अपन डेफिनेशन थी वो थी स्टूडेंट्स आंशिक कारक उत्पादकता। किसके बारे में थी कि आंशिक कारक उत्पादकता क्या होती है? आंशिक कारक उत्पादकता पार्टियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अगर मैं आंशिक कारक उत्पादकता की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आंशिक कारक उत्पादकता किसी एक इनपुट जैसे उर्वरक, बीज, जल आदि के प्रति इकाई पर प्राप्त उत्पादन को दर्शाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? आंशिक कारक उत्पादन होता है, ये कोई भी एक अपना इनपुट हो गया जिसका अपन इनपुट स्रोत है, जैसे इसमें से अपना उर्वरक हो सकता है, बीज है, जल है, इनका है प्रति इकाई पर प्राप्त उत्पादन को दर्शाता है। किसी एक इनपुट के द्वारा प्रति इकाई अपन को कितनी उत्पादकता प्राप्त होती है उसको अपन है वो स्टूडेंट्स आंशिक कारक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। कुल उत्पादन अपॉन प्रयुक्त एक विशेष इनपुट की मात्रा। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, पीएफपी के फॉर्मूला क्या होता है? पीएफपी का फॉर्मूला की बात करें स्टूडेंट्स, तो पीएफपी का फॉर्मूला होता है कुल उत्पादन, जितना अपन को उत्पादन प्राप्त हुआ कुल उत्पादन, उसके अंदर अपन ने प्रयुक्त एक विशेष इनपुट की मात्रा, अपन ने एक विशेष इनपुट की मात्रा प्रयुक्त की थी, उसकी मात्रा प्रयुक्त एक विशेष इनपुट की मात्रा, एक विशेष इनपुट की मात्रा, विशेष इनपुट की मात्रा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अपन पीपीएफ या आंशिक कारक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। यह उत्पादन प्रणाली की दक्षता को मापने का एक सरल सूचक है। उत्पादन प्रणाली की दक्षता, उत्पादन प्रणाली की दक्षता को मापने का क्या स्टूडेंट्स? एक सरल है वो रूप है। अब अपन बात करते हैं आईटीके के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स? दूसरी अपनी डेफिनेशन है वो है आईटीके कि आईटीके क्या होता है? आईटीके, अगर अपन बात करें आईटीके की, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, जिसका हिंदी की बात करें तो देशज तकनीकी ज्ञान। क्या है? देशज तकनीकी ज्ञान। ये स्थानीय किसानों के द्वारा अनुभव, परंपरा और पर्यावरण के आधार पर विकसित किया गया है। अगर मैं बात करूं इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज की बात करूं, तो इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज ये स्थानीय किसानों के द्वारा विकसित किया गया। कौन से किसान? अपने लोकल किसान होते हैं, स्थानीय किसान होते हैं। इन किसानों के अनुभव, एक्सपीरियंस, इनकी परंपरा और इनके पर्यावरण के आधार पर विकसित किया गया है। यह पारंपरिक कृषि, जल संरक्षण, बीज भंडारण और रोग नियंत्रण में उपयोगी होता है। आईटीके होता है इंडिजीनियस नॉलेज, इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज या देशज तकनीकी ज्ञान। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? पारंपरिक कृषि, जल संरक्षण, बीज भंडारण तथा रोग नियंत्रण में उपयोगी होता है। अगला है अपना स्टूडेंट्स संसाधन उपयोग दक्षता। क्या है? रिसोर्स यूज इफिशियंसी, कि संसाधन उपयोग दक्षता या रिसोर्स यूज इफिशियंसी होता है। ये क्या होता है? ये किसी एक प्रणाली में प्रयुक्त संसाधन जैसे जल, उर्वरक, श्रम आदि से प्राप्त अधिकतम उत्पादन की दक्षता को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है। संसाधन उपयोग दक्षता या रिसोर्स यूज इफिशियंसी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कृषि प्रणाली के अंदर प्रयुक्त
कृषि प्रणाली के अंदर जितने भी संसाधन इनपुट अपन इनपुट का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर जल, उर्वरक, श्रम और भी कुछ इनपुट्स होते हैं। इन इनपुट्स के द्वारा वो उत्पादन की क्षमता, अधिकतम उत्पादन कितना प्राप्त हो सकता है, उसको अपन वो रिसोर्स यूज इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। क्या प्राप्त उत्पादन बटा संसाधन की कुल मात्रा। अगर मैं बात करूँ इफिशियंसी की, किसकी बात करूँ स्टूडेंट्स, इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, वो होता है प्राप्त उत्पादन अपॉन संसाधन की कुल मात्रा। अपन को कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है, प्राप्त उत्पादन, जितना अपन को उत्पादन प्राप्त हुआ है, इसके अंदर अपन संसाधनों की मात्रा का योग देंगे, संसाधनों की कुल मात्रा, संसाधनों की कुल मात्रा, इसका अपन अगर भाग दे देंगे तो अपन को इफिशियंसी या दक्षता मिल जाएगी। इसका उद्देश्य न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम उपज प्राप्त करना होता है। संसाधन उपयोग दक्षता का मुख्य उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स, न्यूनतम संसाधनों से न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, ये होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगली है स्टूडेंट्स, पूर्वी हिमालय के लिए IFS प्रतिरूप का एक उदाहरण बताना है अपन को। किसके लिए स्टूडेंट्स, ईस्टर्न हिमालयस के लिए IFS प्रतिरूप का अपन को एक उदाहरण देना है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त प्रतिरूप जैसे धान, प्लस धान के साथ में अपन एक्वा कल्चर कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, उसके साथ में सुअर पालन और सब्जी उत्पादन, ये सबसे उपयुक्त उदाहरण है। धान, मछली पालन, सुअर पालन और सब्जी उत्पादन। यह मॉडल पर्वतीय परिस्थितियों में विभिन्न घटकों के एकीकरण से पोषण सुरक्षा, आय वृद्धि और संसाधन उपयोग की दक्षता को है वो स्टूडेंट सुनिश्चित करता है। अगर मैं बात करूं पूर्वी हिमालय के IFS मॉडल की, तो इसमें अपन है वो धान, मछली पालन, सुअर पालन और सब्जी उत्पादन को स्टूडेंट्स अपन है वो साथ में कर सकते हैं। अगला है अपना यायावर फार्मर खेती या नोमैडिक फार्मिंग। क्या है स्टूडेंट्स कि यायावर फार्मिंग क्या होती है या नोमैडिक फार्मिंग क्या होती है। ये एक पारंपरिक कृषि प्रणाली। कैसी है स्टूडेंट्स, पारंपरिक कृषि प्रणाली है, परंपरा से है वो, पुराने समय से ही करते आ रहे हैं। ये पारंपरिक कृषि प्रणाली है, पारंपरिक। यायावर यहाँ पे नोमैडिक है, ये पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अथवा पशुपालक स्थान बदलते रहते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसान या पशुपालक होते हैं, ये पशुपालक होते हैं, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये अस्थायी रूप से भूमि का उपयोग करते हैं। कैसा उपयोग करते हैं भूमि का स्टूडेंट्स, अस्थायी रूप से भूमि का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली पढ़ाई घुमंतु पशुपालकों के द्वारा अपनाई जाती। कौन से पशुपालक, घुमंतु पशुपालक होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उन पशुपालकों के द्वारा यायावर खेती या नोमैडिक फार्मिंग की प्रणाली को अपनाया जाता है। विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ स्थायी कृषि कठिन होती है, विशेष रूप से शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर ये अपनाई जाती है, जहाँ पर कृषि कार्य का होता है वो कठिन होता है, स्थायी कृषि कार्य उस क्षेत्रों पर है ये अपनाई जाती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन के स्टूडेंट्स। अगला है अपना अंतर। क्या है अंतर, अपन बात करते हैं अंतरों के बीच में। तो पहला अपना डिफरेंट पूछा गया है स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम, कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, इनके बीच में वो अपन को है स्टूडेंट्स अंतर बताना है। क्रॉपिंग सिस्टम एवं फार्मिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो किसी क्षेत्र विशेष में एक या एक से अधिक फसलों को एक निर्धारित समय और अनुक्रम में उगाने की विधि होती है। क्रॉपिंग सिस्टम। फसल प्रणाली की बात करें तो फसल प्रणाली क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी एक क्षेत्र में एक या एक से अधिक फसलों को निर्धारित समय में अनुक्रम में उगाने की विधि होती है। जबकि खेती प्रणाली या फार्मिंग सिस्टम की बात करें तो फसल उत्पादन के साथ में अन्य उद्यम जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन को मिलाकर अपनाई की गई कृषि होती है। फसल उत्पादन के साथ में अन्य अपन कोई भी कृषि उद्यम करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड उद्यम शुरू करते हैं, जैसे अपन पिसिकल्चर हो गया, पिसिकल्चर की बात करें तो मछली पालन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, मछली पालन हो गया। उसके अलावा पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, इनको अभी साथ में मिलाकर जो कृषि कार्य करते हैं उसको अपन फार्मिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला है इसके घटकों की बात करें स्टूडेंट्स की, घटक क्या क्या है। तो क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली के घटक में आता है एकल फसल मोनोकल्चर, मिश्रित फसल मिक्स्ड फार्मिंग, अंतर अनुक्रमिक फसलें, ये आते हैं घटक। और इनकी बात करें फार्मिंग सिस्टम की तो इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, खाद्य निर्माण आदि है वो घटक आते हैं। अब और अपन बात करते हैं इसके उद्देश्य की, किसकी बात करें, उद्देश्यों की बात करें स्टूडेंट्स तो क्रॉपिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है वो होता है भूमि की अधिकतम उपयोगिता और फसल विविधता प्राप्त करना। क्रॉपिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स, भूमि का अधिकतम उपयोगिता, भूमि है अपनी उसका अपन अधिकतम उपयोग करेंगे और फसल में विविधता यानी कि अलग अलग प्रकार के अपन फसलें उगाएंगे। और मैं बात करूं फार्मिंग सिस्टम की
तो आय के स्रोतों में विविधता, आय के स्रोत होते हैं उनके अंदर विविधता, जैसे अलग अलग प्रकार के उद्यम है वो विकसित कर देते हैं। उसके अलावा संपूर्ण संसाधनों का समेकित उपयोग, जितने भी अपने संसाधन है उन सभी संसाधनों का समेकित एक साथ में वो उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मक्का प्लस मूंगफली, मक्का और मूंगफली के साथ में खेती, इसको अपन अंतर फसल है या इंटरकल्चर के नाम से वो जानते हैं, इंटरक्रॉपिंग के नाम से वो स्टूडेंट जानते हैं। और फिर गेहूं के बाद में दूसरी चना की फसल, इसको अनुक्रमिक फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रमिक फसल बोलते हैं। इसके अंदर मक्का की खेती, गाय पालन और वर्मी कंपोस्ट इकाई, ये हो गए अपने फार्मिंग सिस्टम। और अपन बात करें तो इसमें भूमि की उपयोगी दक्षता बढ़ाई जाती है। क्रॉपिंग सिस्टम में भूमि की उपयोगी दक्षता बढ़ाई जाती है। परंपरागत फसलों का संरक्षण होता है, परंपरागत जितने भी अपने फसलें होती है इनका संरक्षण होता है। और अपन बात करें फार्मिंग सिस्टम की, तो किसान की आय स्थिर रहती है, जोखिम कम होता है। कि फार्मिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग अपन है वो कृषि उद्यम अपनाते हैं, तो अपने आय है वो स्थिर रहती है और अपन को जोखिम भी होता है, किसान को जोखिम होता है वो स्टूडेंट्स कम होता है। और अपन बात करें तो ये उपज क्षमता और विविधता पर केंद्रित है। कृषि की उपज क्षमता और विविधता पर है और ये टिकाऊ तथा एकीकृत कृषि विकास को बढ़ावा देता है। फार्मिंग सिस्टम एकीकृत तथा टिकाऊ कृषि विविधता को बढ़ावा देता है, जबकि क्रॉपिंग सिस्टम उपज क्षमता और विविधता पर केंद्रित होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिफरेंट की। अगला अपना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सब्सटेंस एग्रीकल्चर की। सतत कृषि और जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है उसके बीच में अपन को अंतर बताना है। सतत कृषि की बात करें तो एक ऐसी कृषि प्रणाली जो वर्तमान उत्पादन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करती है ताकि भविष्य की पीढ़ियों भी कृषि प्राप्त कर सके। अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सतत कृषि की, तो सतत कृषि में ऐसी कृषि प्रणाली अपन अपनाते हैं जो वर्तमान में उत्पादन को बनाए रखती है, वर्तमान की पीढ़ी को है वो उत्पादन देती रहती है। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन है जितने भी वो सभी है नेचुरल रिसोर्सेज सुरक्षित रहते हैं, पर्यावरण हितैषी होती है और भविष्य की पीढ़ियां भी प्राप्त कर सके। जबकि सब्सटेंस फार्म एग्रीकल्चर की बात करें निर्वाह कृषि की, तो ऐसी कृषि जिसमें उत्पादन मुख्यतः किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसी कृषि जिसमें उत्पादन किसान के परिवार की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, उसको अपन निर्वाह खेती या सब्सटेंस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं इसके लक्ष्य की, गोल की बात करूं स्टूडेंट्स की गोल क्या है, लक्ष्य की बात करें तो सतत कृषि पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और आर्थिक लाभ के साथ में दीर्घकालिक उत्पादन होता है। सतत कृषि में पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरणीय संतुलन होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक लाभ के साथ में दीर्घकालीन उत्पादन प्राप्त होता है। जबकि निर्वाह कृषि केवल पारंपरिक जरूरतों को पूरी करती है और बिक्री हेतु जितना भी न्यूनतम है वो अधिशेष प्राप्त होता है, बिक्री हेतु है वो इसको सरप्लस मिलता है वो न्यूनतम मिलता है। अगला है उत्पादन का स्तर, इसमें उत्पादन मध्यम से उच्च स्तर तक हो सकती है, जबकि निर्वाह कृषि में उत्पादन होता है वो निम्न स्तर का होता है, केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। और अपन बात करें सतत कृषि में जैविक खेती, एकीकृत पोषक प्रबंधन, फसल, मवेशी, मछली पालन आदि का समावेश होता है, जबकि निर्वाह कृषि में एक छोटे किसान के द्वारा गेहूं, चावल और सब्जियों की खेती को उगाकर अपने परिवार हेतु उपयोग करना होता है। लाभ की बात करें कि इनसे बेनिफिट क्या क्या होता है, तो सतत कृषि से पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, भूमि की उर्वरता बनाए रखना और दीर्घकालिक आय है वो प्राप्त होती है। जबकि जीवन निर्वाह कृषि से पारिवारिक भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, पारिवारिक भोजन सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है, आय है वो सीमित रहती है। ये हो गया स्टूडेंट्स अपने अंतर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट की संरक्षित कृषि के सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। अपनी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होती है, संरक्षित खेती होती है। इस संरक्षित खेती के कौन कौन से है वो सिद्धांत है, उनकी बात है वो अपन को करनी है। पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता क्या है। क्या स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि प्रणाली है, क्या स्टूडेंट्स, एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो पर्यावरणीय संरक्षण के साथ भूमि की उत्पादकता एवं जलवायु में लचीलापन सुनिश्चित करती है। क्या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होती है, यह पर्यावरणीय संरक्षण के साथ में, पर्यावरण है, पर्यावरण को संरक्षित करती है, उसके साथ में भूमि की उत्पादकता और जलवायु लचीलापन को क्या करता है स्टूडेंट्स, सुनिश्चित करती है। यह पारंपरिक कृषि पद्धतियों के स्थान पर दीर्घकालिक टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है। संरक्षित खेती है, यह पारंपरिक कृषि पद्धतियों के स्थान पर
दीर्घकालिक टिकाऊ कृषि पद्धतियां होती है, इनको है वो बढ़ावा देती है। ये मुख्य रूप से इसके 3 वैज्ञानिक सिद्धांत है। कितने वैज्ञानिक सिद्धांत है स्टूडेंट्स? मुख्य रूप से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 वैज्ञानिक सिद्धांत है, इनकी अपन है वो बात करने वाले हैं। पहला सिद्धांत है स्टूडेंट्स मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, यानी कि मिट्टी की न्यूनतम जुताई। क्या स्टूडेंट्स? मिट्टी की न्यूनतम जुताई। संरक्षित कृषि में भूमि की जुताई को न्यूनतम किया जाता है। भूमि की जुताई होती है टिलेज, इसके अंदर भूपरिष्करण की क्रिया होती है। ये भूपरिष्करण की क्रिया होती है वो अपन न्यूनतम करते हैं, यहाँ पूरी तरह से टाल दिया जाता है, जिससे मृदा संरचना, जीवाणु सक्रियता और कार्बन संचय बनाए रखा जाए। इससे मृदा अपरदन कम होता है। मिनिमम अगर अपन भूपरिष्करण की क्रिया या मृदा की जुताई है वो कम न्यूनतम करेंगे तो अपन को मृदा अपरदन कम होगा और जल धारण क्षमता बढ़ेगी। दूसरा है स्थायी जैविक आवरण। क्या है स्टूडेंट्स? स्थायी जैविक आवरण दूसरा अपना सिद्धांत है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, स्थायी जैविक आवरण। खेतों को फसल अवशेष, ढकाऊ फसलों यानी कवर क्रॉप्स। क्या स्टूडेंट्स? कवर क्रॉप्स, फसल अवशेष अथवा मल्चिंग से वो ढककर रखा जाता है, जिससे तापमान संतुलित रहता है, वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती है, मृदा में नमी बनी रहती है, खरपतवार होता है वो स्टूडेंट्स नियंत्रित होता है। उसके बाद में अगला है विविध फसल चक्र और इंटरक्रॉपिंग। तीसरा सिद्धांत क्या है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का? तो विविध फसल चक्र, यानी कि अपन को है अलग अलग प्रकार का है वो क्रॉप रोटेशन अपनाना है, तथा इंटरक्रॉपिंग यानी कि एक साथ में है वो विविध फसलों को उगाना, 2 या 2 से अधिक फसलों को है वो उगाना। तो फसल विविधता से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है, कीट एवं रोग प्रबंधन में सहायता मिलती है, इससे एक प्रणाली की लचीलापन और उत्पादन क्षमता है वो स्टूडेंट्स बढ़ती है। ये हो गया अपना कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और इसके सिद्धांत। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में वो शेयर करते रहिए, अच्छे कमेंट है वो करते रहिए, क्लास का रिव्यू है वो साथ साथ में देते रहिए और क्लास को है वो लाइक कर दीजिए। अगला है स्टूडेंट्स हिस्सा, HEISA की HEISA क्या होता है इसके बारे में अपन को है वो टिप्पणी करनी है। तो हाई एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म होता है उच्च ऊर्जा इनपुट आधारित सतत कृषि प्रणाली होती है। क्या होती है? उच्च ऊर्जा इनपुट आधारित सतत कृषि प्रणाली ये होती है। ये कृषि पद्धति जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा स्रोत जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, सिंचाई और ईंधन का उपयोग करके उच्च उत्पादन प्राप्त किया जाता है। हिस्सा में क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपन? ये हिस्सा वो कृषि प्रणाली है या कृषि पद्धति है जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा स्रोत जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, सिंचाई और ईंधन का है वो अपन उपयोग करके उच्च उत्पादन प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली गहन कृषि क्षेत्र में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है स्टूडेंट्स? गहन कृषि क्षेत्रों के अंदर अपनाई जाती है जहाँ अधिकतम उपज का वो लक्ष्य होता है। जिन कृषि क्षेत्र के अंदर अधिकतम उपज का लक्ष्य होता है उन क्षेत्रों के अंदर हाई एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए अपने इनपुट्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, इन रिसोर्सेस या संसाधनों की मात्रा का अधिक उपयोग करते हैं। जैसे अपन उर्वरक का अधिक उपयोग करेंगे, रासायनिक पेस्टिसाइड है जितने भी उनका अपन अधिक है वो उपयोग करते हैं। विशेषताओं की बात करें तो उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए रासायनिक इनपुट्स का है वो तिरो उपयोग करते हैं। रासायनिक इनपुट्स है जितने भी अपने इनका अपन उपयोग तिरो करेंगे ताकि अपन को अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। ये कृषि मुख्य रूप से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए की जाती है। और अपन बात करें तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप सेट जैसे कृषि यंत्रों की अधिक भूमिका रहती है। इनके अंदर कृषि यंत्र है, इन कृषि यंत्रों की अधिक अपन को आवश्यकता रहती है, अधिक योगदान रहता है। सिंचित क्षेत्र के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जो भी इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरियाज के अंदर, सिंचित क्षेत्रों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों का बाह्य स्रोतों से पूर्ति करते हैं। पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों से बाह्य स्रोत जैसे हो गया उर्वरक हो गया, इन उर्वरकों से है वो फर्टिलाइजर के द्वारा इनकी पूर्ति करते हैं। अपन फसल चक्र अपनाते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं और गहन खेती का पालन करते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का अपन है वो स्टूडेंट्स पालन करते हैं। और चुनौतियों की बात करें तो हिस्सा होती है वो अल्पावधि में उत्पादन को बढ़ाता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? हाई एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, ये अल्पावधि के अंदर उत्पादन बढ़ाता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से ये क्या करता है? मृदा की उर्वरता, जल संसाधन और पर्यावरणीय संतुलन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर अपन अल्पावधि की बात करें तो ये उपयुक्त रहती है, और अगर दीर्घकालिक की बात करें तो ये मृदा की संरचना, मृदा के अंदर जल धारण की क्षमता
मृदा की उर्वरता, जल संसाधन और पर्यावरणीय संतुलन पर क्या डालता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसके साथ ही INM, IPM और जल संरक्षण तकनीकों का समावेश होना अपन को वो आवश्यक रहता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द थ्री क्वेश्चन है, यानी कि इनमें दो तीन में से अपन को है दो का क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करना है। इसमें अपना प्रथम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फसल प्रणाली और प्रतिरूप के मूल्यांकन के मापदंडों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या स्टूडेंट्स, फसल प्रणाली और उनके प्रतिरूप के मूल्यांकन करना है और इनके मापदंडों का विस्तार से व्याख्या करनी है। फसल प्रणाली की बात करें स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग सिस्टम की, और फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न का एक मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्रॉपिंग सिस्टम एवं क्रॉपिंग पैटर्न का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है ताकि ये हम समझ सके कि कौन सी प्रणाली आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है। मूल्यांकन की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहला अपन को मूल्यांकन में ये ध्यान रखना है कि फसल समतुल्य उपज। क्या स्टूडेंट्स, फसल समतुल्य उपज, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड, फसल समतुल्य उपज। फसल समतुल्य उपज ये विभिन्न फसलों को एक समान आधार, जैसे मुख्य नकदी फसल गेहूं, धान पर तुल्य किया जाता है। क्या होता है, विभिन्न फसलों के एक समान आधार पर है वो मुख्य रूप से नकदी फसलों में गेहूं, धान आदि पर है वो तुल्य किया जाता है। इससे विभिन्न फसलों की उपज की तुलना संभव होती है। फसल समतुल्य उपज से है वो विविध फसलों के उपज की है वो अपन को तुलना संभव होती है। दूसरा है स्टूडेंट्स फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिव। क्या स्टूडेंट्स, दूसरा सिद्धांत है अपना क्रॉपिंग इंटेंसिव या फसल तीव्रता। यह दर्शाता है कि एक वर्ष में कितनी बार भूमि पर फसल है वो ली जाती है। तीसरा है भूमि उपयोग दक्षता, भूमि उपयोग दक्षता लैंड यूज इफिशियंसी। ये भूमि उपयोग दक्षता हमें बताता है कि भूमि कितने दिनों तक है वो उपजाऊ में रहेगी। अगला है चौथा है फसल विविधता सूचकांक, डाइवर्सिटी इंडेक्स, फसल विविधता सूचकांक। यह सूचकांक बताता है कि फसल प्रणाली में कितनी विविधताएं, जिससे कीट एवं रोगों का नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता है वो स्टूडेंट्स बनी रहती है। पांचवा है वो है अपना आर्थिक मापदंड। क्या है स्टूडेंट्स, आर्थिक मापदंड। अपन मूल्यांकन की बात कर रहे थे, इसमें अपन ने 4 मूल्यांकन कर लिए। पांचवा है आर्थिक मूल्यांकन। आर्थिक मूल्यांकन में लाभ लागत का अनुपात ज्ञात होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, लाभ लागत का अनुपात ज्ञात होता है। बेनिफिट कॉस्ट का अपन को अनुपात प्राप्त होता है। शुद्ध लाभ की मात्रा पता चलती है। कुल आय, ग्रोस रिटर्न की अपन को है वो स्टूडेंट्स मात्रा पता चलती है। लाभप्रदता सूचकांक के बारे में अपन को है पता चलता है। अगला है अपना स्टूडेंट्स ऊर्जा दक्षता या एनर्जी इफिशियंसी। ऊर्जा इनपुट और आउटपुट के तुलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा प्रणाली की ऊर्जा उपयोग दक्षता को मापा जाता है। क्या स्टूडेंट्स, प्रणाली की ऊर्जा उपयोग दक्षता की बात करूं मैं, तो ऊर्जा इनपुट और आउटपुट की तुलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा इस प्रणाली को मापा जाता है। अगला है स्थिरता के प्रभाव के आंकलन के लिए प्रयुक्त विभिन्न सूचकांक बताइए। क्या स्टूडेंट्स, वेरियस इंडिसेस यूज्ड टू असेस द इंपैक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता के प्रभाव के आंकलन के लिए प्रयुक्त विभिन्न सूचकांक को अपन को स्टूडेंट्स बताना है। कृषि प्रणाली की दीर्घकालीन टिकाऊपन को मापने के लिए विभिन्न सूचकांक का उपयोग किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स, कि कृषि प्रणाली की दीर्घकालिक टिकाऊपन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का उपयोग किया जाता है। ये बताते हैं कि कोई प्रणाली कितनी पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से संतुलित है। पहला है इसमें सततता का सूचकांक। क्या है स्टूडेंट्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, सततता का सूचकांक। यह फसल प्रणाली की उत्पादकता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने में की क्षमता को है वो बताता है। सततता सूचकांक या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फसल प्रणाली की उत्पादकता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने की क्षमता को है वो दर्शाता है। उसके बाद में दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव सूचकांक, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्वांटेंस। यह कीटनाशकों और उर्वरक के प्रयोग का पारिस्थितिकी प्रभाव बताता है। पर्यावरणीय प्रभाव सूचकांक होता है स्टूडेंट्स, यह कीटनाशकों तथा उर्वरक के प्रयोग का पारिस्थितिकी प्रभाव बताता है।
फिर है न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, पोषक तत्वों की मात्रा का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिए कितना प्रभावशाली है, ये सूचित करता है। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी है स्टूडेंट्स, पोषक तत्वों की मात्रा का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिए कितना प्रभावशाली है, उसको है वो सूचित करता है। मृदा जैविक कार्बन स्तर, मृदा जैविक कार्बन स्तर या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये सूचकांक मृदा स्वास्थ्य और दीर्घकालिक उर्वरता को दर्शाता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? मृदा स्वास्थ्य तथा दीर्घकालिक उर्वरता को है ये दर्शाता है, जो भूमि के टिकाऊपन का महत्वपूर्ण संकेत है। उसके बाद में अगला है जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी। ये बताता है कि प्रति इकाई जल से कितनी उपज प्राप्त हो रही है। जल वाटर यूज इफिशियंसी अपन को बताता है कि प्रति इकाई जल से वो कितनी अपन को उपज प्राप्त हो रही है। अगला है उत्सर्जन सूचकांक, ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स। क्या है स्टूडेंट्स? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूचकांक। विभिन्न कृषि गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को मापा जाता है। फिर है जैव विविधता सूचकांक, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। यह किसी कृषि प्रणाली में पौधों, कीटों एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता को आंकने में सहायक होता है। जैव विविधता सूचकांक है, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है, यह किसी कृषि प्रणाली में पौधों, कीटों एवं सूक्ष्म जीवों की विविधता को मापने में सहायक होता है। अगला है स्टूडेंट्स खेती प्रणाली के क्षेत्र एवं घटक बताने अपन को। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम, कि फार्मिंग सिस्टम का क्या स्कोप है और इसके क्या क्या है वो घटक रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मैं तो क्या बताना अपन को। अगर मैं बात करूं फार्मिंग सिस्टम की, तो फार्मिंग सिस्टम एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि को अपन एकीकृत रूप से प्रबंधित करते हैं, यानी कि अपनी सभी क्रियाओं को एक साथ में अपन उपयुक्त में प्रयोग में लेते हैं। इसका उद्देश्य किसान की आय, किसान का पोषण स्तर, पर्यावरणीय संतुलन को है वो बनाए रखना होता है। अब बात करते हैं अपन स्कोप की, तो पहला स्कोप बात करते हैं स्टूडेंट्स स्कोप या क्षेत्र की, इसके क्या क्या स्कोप है। तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये उपयुक्त रहती है। क्या फार्मिंग सिस्टम छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त है। एकीकृत खेती प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। क्या करती है? एकीकृत खेती प्रणाली में संसाधन है वो अपने इनके अधिक से अधिक अपन उपयोग सुनिश्चित करते हैं। सभी जलवायु क्षेत्रों में अनुकूल है कि ये प्रणाली वर्षा, शुष्क तथा सिंचित सभी क्षेत्रों में वो लागू की जाती है। बहुघटक एकीकरण जैसे फसल, पशुपालन, जैविक खाद, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि होते हैं, ये बहुघटक एकीकरण। इन सभी घटकों का एक साथ में वो सामूहिक रूप से अपन एकीकरण करके वो यूज करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यह प्रणाली मृदा, जल, जैव विविधता को है वो संरक्षित करती है। अब अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस या महत्व की। तो आय में विविधता, विभिन्न घटकों से अपन को निरंतर आय प्राप्त होती रहती है जिससे जोखिम कम होता है। रोजगार सृजन, पूरे वर्ष काम उपलब्ध होता है जिससे ग्रामीण बेरोजगारी कम होती है। मृदा उर्वरता में सुधार, गोबर, वर्मी कंपोस्ट आदि के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य होता है वो स्टूडेंट्स बेहतर होता है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, विविध उत्पादन से संतुलित आहार उपलब्ध होता है। पर्यावरणीय स्थिरता, जैविक अपशिष्टों का पूर्ण उपयोग, रासायनिक भार में कमी और ग्रीन हाउस गैसों में क्या होती है स्टूडेंट्स? कटौती होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना 7वां क्वेश्चन है कि सतत कृषि क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में प्रयुक्त होने वाली प्रबंधन क्रियाओं का विस्तार से वो अपन को स्टूडेंट्स वर्णन करना है। बात करें अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो कृषि ऐसी कृषि प्रणाली जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन तथा लंबी अवधि तक उत्पादकता बनाए रखने में सक्षम हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है जिसमें ऐसी कृषि प्रणाली जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है, पर्यावरणीय संतुलन और लंबी अवधि तक उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम होती है। इसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होता है। इसका उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स वर्तमान पीढ़ी की कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होता है। यह प्रणाली आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से संतुलित होती है। अपन बात करते हैं इसके तत्वों की, तो मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण और कुशल उपयोग, जैव विविधता का संरक्षण, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ये होते हैं इसके स्टूडेंट्स प्रमुख तत्व होते हैं। कीट, रोग एवं खरपतवारों का एकीकृत प्रबंधन,
समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख प्रबंधन क्रियाएं कौन कौन सी होती है। सतत कृषि प्रणाली में प्रयुक्त प्रमुख प्रबंधन कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा अपन करते हैं। तो पहला है इसमें फसल विविधता। फसल है वो अलग अलग प्रकार की अपन को उगानी चाहिए, अलग फसलों में विविधता होनी चाहिए। और चक्रानुक्रम यानी कि क्रॉप रोटेशन होता है, वो भी क्रॉप रोटेशन के अंदर भी स्टूडेंट्स अपन के क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, अलग अलग फसल चक्र अपनाने चाहिए। मृदा संरक्षण उपाय, मृदा संरक्षण उपायों में अपन कट्टूर फार्मिंग करते हैं, टेरेसिंग, मल्चिंग, कवर क्रॉपिंग आदि है वो मृदा के अपरदन को रोक दें और मृदा के अंदर नमी को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और अपन बात करें तो जैविक खाद एवं हरी खाद का उपयोग। क्या स्टूडेंट्स, जैविक खाद एवं हरी खाद का उपयोग, यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ग्रीन मैन्योर। जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ढेंचा, इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट, टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई अपन को ड्रिप इरिगेशन का यूज करना चाहिए। इसमें स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति, जल संचयन आदि तकनीकों का प्रयोग है वो करना चाहिए। जैव कीटनाशक एवं प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करना चाहिए। अपन को बायोपेस्टिसाइड एवं नेचुरल एनिमीज का अपन को प्रयोग करना चाहिए। नीम आधारित कीटनाशक जैसे कीटनाशक ट्राइकोडर्मा बायो एजेंट्स का प्रयोग करना चाहिए। एनर्जी इफिशियंसी या ऊर्जा दक्षता, सौर ऊर्जा, बायोगैस और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का है वो प्रयोग करके इनको बढ़ाया जा सकता है। अगला है स्टूडेंट, समन्वित खेती प्रणाली को परिभाषित कीजिए। समन्वित खेती प्रणाली को परिभाषित करना है और प्रयुक्त उदाहरण के साथ में शुष्क क्षेत्रों के लिए IFS प्रतिरूप की विभिन्न उद्यमों की है वो इकाइयों का समझना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित खेती प्रणाली को अपन को स्टूडेंट समझाना है। तो शुरू करते हैं अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समन्वित खेती प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषि के विभिन्न घटकों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन आदि को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक घटक का अपशिष्ट दूसरे घटक के लिए संसाधन बन जाए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी कृषि प्रणाली अपनाते हैं जिसके अंदर जितने भी कृषि उद्यम होते हैं उन कृषि उद्यम, एक कृषि उद्यम का जो अपशिष्ट होता है वो दूसरी कृषि उद्यम के लिए क्या स्टूडेंट्स रिसोर्सेस के रूप में प्रयुक्त हो जाए। इनके अपन लाभ की बात करें तो आय के विविध स्रोत, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, पोषण सुरक्षा। शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त IFS मॉडल की बात करें तो फसल, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बायोगैस और सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों के अंदर फसल उत्पादन कर सकते हैं, इसके साथ में अपन बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बायोगैस उत्पादन कर सकते हैं और सब्जी उत्पादन। और अपन बात करें कि इनकी आपस में वो घटक की कड़ियां हैं वो कैसे जुड़ेगी, इनकी अगर बात करें तो फसल उत्पादन में बाजरा, मूंगफली, अरहर इत्यादि का अपन उपयोग कर सकते हैं। और इनकी फूसी होती है, पतिया बकरी और मुर्गी के लिए चारा बनती है। दूसरा है मुर्गी पालन, मुर्गियों के मल मूत्र से बायोगैस और जैविक खाद है वो बनाई जा सकती है। दूध भी है वो आय का स्रोत बनता है। मुर्गी पालन की बात करें तो अंडा, मांस और खाद दोनों के लिए वो लाभदायक होती है। इसका अवशिष्ट वर्मी कंपोस्ट के लिए अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। बायोगैस इकाई की बात करें तो पशुओं के गोबर से बायोगैस और सलरी प्राप्त होती है। सलरी खेतों में जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बागवानी एवं सब्जी उत्पादन के घर की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अतिरिक्त आय का स्रोत है। इस प्रकार शुष्क क्षेत्रों के अंदर अपन कृषि प्रणाली की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला है संबंध उद्यम यानी कि एलाइड एंटरप्राइज से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के संबंध उद्यम के प्रबंधनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एलाइड एंटरप्राइज क्या वे गतिविधियां जो मुख्य कृषि कार्य के साथ जोड़कर आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करती है, जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मछली पालन, बायोगैस इत्यादि होती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, संबद्ध उद्यम बोलते हैं। ये गतिविधियां मुख्य कृषि कार्य के साथ में जोड़कर आय का अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपन इसका प्रयोग करते हैं। इसमें प्रमुख संबंध की बात करें तो पशुपालन, इसका अपन को नियमित टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए।
संतुलित आहार प्रबंधन, इनका संतुलित आहार प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए। नस्ल सुधार कार्यक्रम अपन को करवाने चाहिए। स्वच्छ और हवादार शहद का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है कुक्कुट पालन या पोल्ट्री फार्मिंग। रोग नियंत्रण के लिए बायोसिक्योरिटी उपाय करने चाहिए। संतुलित दाना आहार प्रयोग करना चाहिए। रोगों के विरुद्ध टीकाकरण का प्रयोग करना चाहिए। उचित तापमान और वेंटिलेशन का प्रयोग करना चाहिए। मशरूम उत्पादन, साफ सुथरी अंधेरी एवं नम जगह का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं या दाने या धान के फूसे पर स्पॉनिंग करके। फिर है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, या इसको अपन एपीकल्चर भी बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को बी कीपिंग, यहाँ पर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो छत्तों की उचित देख रेख करनी। मधुमक्खी की कॉलोनी होती है, उनको अपन छत्ते बोलते हैं। कीट और रोगों का नियंत्रण, पुष्पों की उपलब्धता, समय समय पर अपन को वो मधु संग्रह करना चाहिए। फिर है मत्स्य पालन या फिशरीज, जल स्रोतों का प्रबंधन, उर्वरता बनाए रखने हेतु गोबर खाद, सही मछली प्रजातियों का चयन, जल की गुणवत्ता एवं निगरानी। वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो किचन या पशु अपशिष्ट का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में कर सकते हैं। उपयुक्त केंचुए का चयन करना चाहिए। अपने भारत के अंदर मुख्य रूप से केंचुए की आइसिनिया फोइटिडा प्रजाति का प्रयोग करते हैं। आइसिनिया फोइटिडा। नियमित जल छिड़काव करते रहना चाहिए। ढेर को एवं छायादार स्थानों पर रखना चाहिए। ये हो गए अपने स्टूडेंट्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन की। अगला अपना पेपर सॉल्यूशन है 21-22 का। 20-21 का कर लिया। अब अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स 21-22 के पेपर सॉल्यूशन की। इसमें अपने पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है। क्या कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, बात करते हैं अपन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में। संरक्षण खेती एक टिकाऊ कृषि प्रणाली है। कैसी है स्टूडेंट्स? टिकाऊ कृषि प्रणाली है जिसमें न्यूनतम भूमि की जुताई होती है। जीरो या मिनिमम टिलेज करते हैं। क्या करते हैं? जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज का प्रयोग करते हैं। सतत जैव आवरण, इसके अंदर क्रॉप रेजिड्यू कवर अपन करेंगे, यानी कि फसल अवशेष से अपन फसलों को इसको भूमि को ढक देंगे। विविध फसल चक्र अपनाएंगे। क्रॉप रोटेशन का समावेश होता है। टिकाऊ खेती क्या होती है? ये संरक्षण की एक कृषि प्रणाली होती है। संरक्षण खेती होती है। संरक्षण खेती एक टिकाऊ कृषि प्रणाली है जिसमें अपन क्या करते हैं? मिनिमम या जीरो टिलेज का प्रयोग करते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण करते हैं। सतत जैव आवरण यानी कि मृदा को है वो ढक देते हैं और विविध फसल चक्र का उपयोग करेंगे। इसको जैव आवरण को अपन वो मल्चिंग बोलते रहे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मल्चिंग के नाम से जानते हैं। मृदा के ऊपर मल्चिंग कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है वो कम होता है। मृदा की उर्वरता बनी रहती है। जल संरक्षण रहता है। अगला है ले फार्मिंग क्या होती है। क्या स्टूडेंट्स? ले फार्मिंग या ले खेती। ले खेती एक वैकल्पिक कृषि प्रणाली। कैसी है स्टूडेंट्स? ले खेती है ये एक वैकल्पिक कृषि प्रणाली है जिसमें एक निश्चित अवधि तक चारे वाली दलहनी फसलों जैसे बरसीम लूसन को मुख्य फसलों के साथ में चक्रीय रूप में उगाया जाता है। ले फार्मिंग में क्या करते हैं अपन? एक निश्चित अवधि तक चारे वाली दलहनी फसलें, चारे वाली जो भी दलहनी फसलें हैं इनको अपन वो मुख्य फसलों के साथ में चक्रीय रूप में उगाते हैं। यह प्रणाली मृदा की संरचना, नमी एवं उर्वरता रखने के सुधारने के लिए उपयुक्त होती है जिससे मृदा में जैविक कार्बन पदार्थ की मात्रा के अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स? वृद्धि होती है। अगला है अपना कुल कारक उत्पादकता, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एक सूचकांक है जो यह दर्शाता है कि सभी इनपुट्स के योगफल की तुलना में उत्पादन से कितना अपन को सुधार हुआ है। एक सूचकांक है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसमें सभी इनपुट्स जैसे भूमि, श्रम आदि के योगफल की तुलना में उत्पादन में कितना सुधार हुआ है। यह तकनीकी प्रगति, संसाधन, उपयोग दक्षता को दर्शाने वाला वैज्ञानिक मापदंड है। उसके बाद में अगला है जेम्बो फार्मिंग। क्या स्टूडेंट्स? जेम्बो फार्मिंग। कि जेम्बो फार्मिंग क्या होता है? अगर मैं बात करूं जेम्बो फार्मिंग की तो जेम्बो खेती नागालैंड के पठारी क्षेत्रों की पारंपरिक एकीकृत कृषि प्रणाली है। क्या स्टूडेंट्स? जेम्बो खेती है ये नागालैंड के पठारी पहाड़ों की एकीकृत कृषि प्रणाली है जिसमें जल संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खेती का समावेश होता है। इसमें वर्षा जल को तालाबों में एकत्रित कर लिया जाता है। कृषि एवं पशुपालन के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है एले क्रॉपिंग।
कि एले क्रॉपिंग क्या होता है। एले क्रॉपिंग एक समन्वित कृषि पद्धति है जिसमें स्थायी पद्धतियों में वृक्षों या झाड़ियों के बीच में वो वार्षिक फसलें लगाई जाती है। स्थायी जो वृक्ष होते हैं इनके बीच में वार्षिक फसलें लगाई जाती हैं। ये प्रणाली मृदा क्षरण को रोकने, जैविक पदार्थ को बढ़ाने और पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधार करने में सहायक होती है। ये हो गई अपने 5 डेफिनेशन। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट की। पहला अंतर है स्टूडेंट्स, लो एनर्जी इनपुट इंडेक्स, लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर और लो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर के बीच में अपन को अंतर बताना है स्टूडेंट्स। LEIA तथा HEIA, इनके बीच में अपन को वो डिफरेंट बताना है। LEIA की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। क्या होता है स्टूडेंट्स? लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, और इसका होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। अब अपन बात करते हैं इनके डेफिनेशन की। तो अपन लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर क्या होती है? ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें बाहरी इनपुट जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का न्यूनतम प्रयोग करते हैं, जबकि हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर के अंदर अपन बाहरी मात्रा में है वो बाहरी इनपुट्स का है, भारी मात्रा के अंदर, उच्च मात्रा के अंदर अपन बाहरी इनपुट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे HYV, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि। इनके उद्देश्यों की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की बात करूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो LEIA का ऑब्जेक्ट होता है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने एवं टिकाऊ उत्पादन। लिया का ऑब्जेक्ट उदाहरण लिया होती है स्टूडेंट्स, इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए टिकाऊ उत्पादन करना। और जो HEIA होता है इसका उद्देश्य होता है अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त करना। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करूं तो यह पर्यावरण के अनुकूल, जैव विविधता और मृदा के स्वास्थ्य की रक्षा करती है, जबकि HEIA मृदा, जल और वायु की प्रदूषण की संभावना को अधिक कर देती है। यानी कि LEIA में पर्यावरण प्रदूषण होगा वो कम होगा, जबकि HEIA के अंदर पर्यावरण प्रदूषण होगा वो उच्च होगा। यह अपन को ध्यान रखना है। लागत की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो लो एक्सटर्नल इनपुट्स एग्रीकल्चर के अंदर कम लागत आएगी। क्या आएगी? लागत कम आएगी, जबकि HEIA के अंदर लागत है वो अधिक आएगी। प्रबंधन की बात करें तो पारंपरिक ज्ञान, जैविक विधियां, मृदा सुधार की तकनीकों के द्वारा इसका अपन प्रबंधन LEIA का प्रबंधन कर सकते हैं, जबकि HEIA का प्रबंधन उच्च तकनीकी, उन्नत तकनीक, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और मशीनों के द्वारा करते हैं। अगला है अपना उदाहरण की बात करें तो इसमें अपन LEIA के अंदर गोबर की खाद, हरी खाद, मिश्रित फसलें, जैविक खेती का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर अपन HYV, गेहूं, धान, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग है वो अधिक करते हैं। LEIA स्तर है लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है। LEIA का उत्पादन होता है वो स्तर होता है लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि HEIA का उत्पादन होता है वो अधिक होता है और दीर्घकालिक रूप से क्या होता है स्टूडेंट्स? अस्थिर रहता है। अगला अपना अंतर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एवं मॉडर्न एग्रीकल्चर। टिकाऊ खेती और आधुनिक खेती के अंदर क्या अंतर है? टिकाऊ खेती की बात करूं तो ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संरक्षित खेती पद्धतियों का है वो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए है वो भविष्य के अंदर आने वाली पीढ़ियां होती है इनका ध्यान रखती है, जबकि मॉडर्न कृषि प्रणाली ऐसी पद्धतियां हैं जो वैज्ञानिक तकनीकों, मशीनों और रासायनिक इनपुट के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित होती है। टिकाऊ खेती का जो लक्ष्य होता है वो होता है स्टूडेंट्स दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय है वो बनाए रखना, जबकि आधुनिक खेती में अधिक उत्पादन, लाभ और तीव्र कृषि विकास होता है। और अपन अंतर की बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर्यावरण के अनुकूल, जैव विविधता की रक्षा करती है, और इसके मॉडर्न में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण की संभावना है वो अधिक रहती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर अपन फसल चक्र, मिश्रित खेती, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जबकि मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर अपन HYV
बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई तकनीकी और यंत्रों का है वो स्टूडेंट्स उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रबंधन प्रणाली की। इसमें अंदर अपन पारंपरिक और वैज्ञानिक दोनों का संयोजन करते हैं, जबकि मॉडर्न के अंदर वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का है वो मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि समन्वित खेती पद्धति के उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? समन्वित खेती पद्धति यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समन्वित खेती पद्धति की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि घटकों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, वानिकी एवं मशरूम उत्पादन को एकीकृत रूप से प्रबंधित किया जाता है, जिसमें संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्यों की बात करूं तो पहला है इनकम एक्सचेंजमेंट यानी कि आय वर्धन। फसलों के साथ में अन्य उत्पादों को जोड़कर अन्य उद्यमों को जोड़कर आय में वृद्धि कर सकते हैं। संसाधन उपयोग दक्षता, अपन सारे संसाधनों का है वो उचित मात्रा में यूज कर सकते हैं। टिकाऊ उत्पादन प्रणाली, जोखिमों में कमी, पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और क्या स्टूडेंट्स? टिकाऊ उत्पादन प्रणाली ऐसी प्रणाली को अपनाना जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना दीर्घकालीन उत्पादन सुनिश्चित करती है। जोखिम में कमी, एकाधिक घटकों के समावेश होने के कारण किसी एक घटक की है मान लो विफलता से पूरी आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पोषण सुरक्षा, विविध कृषि उत्पादकों की उपलब्धता से पर्यावरण के लिए वो परिवार के लिए आवश्यक पोषण की उपलब्धता बढ़ती रहती है। पर्यावरणीय संतुलन रहता है और रोजगार का सर्जन, ये होते हैं इनके मुख्य उद्देश्य IFS के एकीकृत फसल प्रणाली सिस्टम होता है IFS, इसके मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है जैव संघन पोषक तत्व प्रबंधन। बायोलॉजिकल इंटेंसिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में अपन को बताना है। तो जैव संघन पोषक तत्व प्रबंधन या बायोलॉजिकल इंटेंसिव न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक टिकाऊ पोषण प्रबंधन है जिसका उद्देश्य फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं जैविक स्रोतों के माध्यम से संतुलित एवं दीर्घकालिक रूप से पूरा करना है। यह प्रणाली जैविक खेती, हरित खेती एवं प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों पर आधारित है। अब अपन बात करते हैं इसके घटकों की। तो पहला घटक है जैविक खाद का उपयोग। क्या है घटक? जैविक खाद का उपयोग, जैव उर्वरक का उपयोग, फसल चक्र एवं मिश्रित फसलों का उपयोग, कचरा पुनर्चक्रण, पोषक तत्वों की दक्षता। लाभ की बात करें तो मृदा उर्वरता सुधार करता है, मृदा की उर्वरता एवं संरचना में सुधार करता है, रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम रहती है, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है, फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन में क्या होती है स्टूडेंट्स? वृद्धि होती है। अगला है राजस्थान में जैविक खेती की संभावना एवं महत्व। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन राजस्थान। पहली बात करते हैं जैविक खेती क्या होती है। जैविक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों एवं संश्लेषित उत्पादों के स्थान पर जैविक संसाधन जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, नीम, अरक, ट्राइकोडर्मा, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर आदि का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में जहाँ जल की कमी, कम उपजाऊ भूमि एवं पर्यावरणीय विषमताएं मौजूद है वहाँ जैविक खेती एक व्यवहारिक, लाभकारी, पर्यावरणीय अनुकूल हो सकता है। अब बात करते हैं इसके संभावना की। पहला है विस्तृत शुष्क क्षेत्र। राजस्थान में 60% से अधिक है वो खेती शुष्क क्षेत्र एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में होती है। कम रासायनिक उपयोग, पशुधन की अधिकता, बाजार मांग, सरकारी योजनाएं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजनाएं, राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन। अब बात करते हैं इनके महत्व की। तो मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, पर्यावरण संरक्षण। ऑर्गेनिक फार्मिंग के महत्व की बात करें तो मृदा उर्वरता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ उत्पादन, लंबी अवधि की लाभप्रदता। अगला है क्वेश्चन फसल प्रणाली और प्रतिरूप के मूल्यांकन के मापदंडों में विस्तार से चर्चा करनी है। फसल प्रणाली यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है इसके अपन को है वो बात करनी है। फसल प्रणाली की मैं बात करूं तो फसल प्रणाली एक क्रॉपिंग पैटर्न के मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक रूप से कई मापदंड अपनाए जाते हैं। इनकी उत्पादकता, आर्थिक लाभ और संसाधन दक्षता, पर्यावरणीय प्रभाव का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। इनके मुख्य मापदंडों की बात करें मेजर पेमेंट्स की। पहला है फसल समतुल्य उपज। विभिन्न फसलों की उपज को एक मुख्य फसल की उपज में परिवर्तित की तुलना की जाती है। दूसरा है कृषि उपयोग दक्षता।
तीसरा है क्रॉप इंटेंसिव, फिर है पानी जल उपयोग दक्षता, आर्थिक मापदंड, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव। फिर है कृषि खेती प्रणाली में संबंध, उद्यम एवं इनके महत्व की व्याख्या करो। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना रिपीट हो चुका है। पहले अपन ने ये खेती प्रणाली के प्रमुख उद्यम है इनकी बात कर ली है और इनके महत्व की भी है वो अपन ने बात कर ली है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन रिपीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला अपना क्वेश्चन है टिकाऊ के विभिन्न सूचक एवं भूमि व जल संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन हेतु सस्य क्रियाएं लिखें। बात करते हैं अपन टिकाऊपन की। ऐसी कृषि पद्धति का विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे परंतु भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करे। ऐसी कृषि पद्धति का विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे परंतु भविष्य की आवश्यकताओं से वो समझौता न करे। इससे पर्यावरणीय सुरक्षा, आर्थिक लाभप्रदता एवं सामाजिक स्वीकार्यता आवश्यक माने जाते हैं। अगला है टिकाऊपन के प्रमुख सूचक। टिकाऊपन के सूचकों की बात करूं तो उत्पादन सूचक, आर्थिक सूचक, पर्यावरणीय सूचक। उत्पादन सूचक मतलब प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर, फसल उत्पादन, कुल कृषि उत्पादन, फसल समतुल्य उपज। सामाजिक सूचक भी आते हैं इसमें, किसानों की भागीदारी, रोजगार स्तर, संस्थागत सूचक भी आते हैं। फिर है भूमि एवं जल संसाधनों में टिकाऊ प्रबंधन हेतु सस्य क्रियाएं। भूमि एवं जल प्रबंधन में टिकाऊ प्रबंधन हेतु सस्य क्रियाओं की बात करें तो इसमें अपन फसल चक्र अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन, जैविक खाद एवं कंपोस्ट का उपयोग, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्चिंग का अपन वो प्रयोग कर सकते हैं, शुष्क भूमि खेती तकनीकी, जल संचयन एवं भूजल रिसर्च। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट समन्वित खेती प्रणाली की अवधारणा। समन्वित खेती प्रणाली की अवधारणा, घटक एवं राजस्थान के स्वच्छ क्षेत्रों हेतु मॉडल बताना है। समन्वित खेती प्रणाली एक बहुआयामी कृषि पद्धति है जिसमें फसल उत्पादन के साथ में अपन पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, मधुमक्खी पालन एकीकृत रूप से प्रबंधित करके करते हैं। इसके घटकों की बात करें तो फसल उत्पादन में अपन दाल, तिलहन, चारा की फसलें ले सकते हैं। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, किचन गार्डन या बागवानी, जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट इकाई, मछली पालन। राजस्थान के स्वच्छ क्षेत्रों के अगर अपन IFS प्रारूप की बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर चारा फसलों के अंदर अपन तो मुख्य फसलों में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार का प्रयोग कर सकते हैं। चारा फसलों में अपन लोबिया, ज्वार, बरसी। पशुपालन की बात करें तो 2-3 बकरी और 1 गाय होनी चाहिए। किचन गार्डन में अपन बूंद सिंचाई विधि के द्वारा यह सब्जियां लगा सकते हैं। कृषि वानिकी में अपन कीकर, खेजड़ी, बेर की खेती कर सकते हैं। जैविक खाद इकाई में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इनके लाभों की बात करें तो कम वर्षा में भी अपन को अधिक आय की निरंतरता बनी रहती है। पशुधन व कृषि में परंपरागत लाभ प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता और जल संरक्षण में सुधार होता है। पोषण एवं रोजगार में क्या होती है स्टूडेंट्स, वृद्धि होती है। लगभग सभी में लाभ वो समान ही है, अपन को शेयर देने। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स संरक्षण खेती के सिद्धांत एवं वर्षा आधारित कृषि की रणनीतियां। संरक्षण खेती एक आधुनिक कृषि पद्धति है जिसमें अपन जल, वायु एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इसमें न्यूनतम जुताई, फसल अवशेष संरक्षण और विविध फसल चक्र अपनाए जाते हैं। संरक्षण खेती के सिद्धांत अपन पहले पढ़ चुके हैं। न्यूनतम मृदा की जुताई, स्थायी भूमि का आवरण, विविध फसल प्रणाली का प्रयोग करना। अगला है वर्षा आधारित कृषि में संरक्षण खेती की रणनीतियां। तो वर्षा आधारित खेती में अपन को कंट्रोल खेती अपनानी चाहिए जिससे मृदा अपरदन में कमी आएगी। मल्चिंग पर प्रयोग करना चाहिए। डॉप सॉइल टिलेज यानी जल अवशोषण बढ़ाता है और कठोर परत को एवं तोड़ता है। डीप सॉइल टिलेज मृदा की है वो आंतरिक परत को है वो तोड़ा जाता है। जल संचयन संरचनाएं, सूखा संचयन किस्मों का चयन, कृषि वानिकी, समय पर है वो बुआई एवं उर्वरक प्रबंधन। अगला अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स 2023-22 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स
2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की वो अपन बात करते हैं। बात करते हैं अपन इसे अंदर प्रथम डेफिनेशन की कि एनिडेशन क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स, एनिडेशन क्या होता है? एनिडेशन एक पारिस्थितिकी सिद्धांत है जिसमें दो या दो से अधिक प्रजातियां एक ही स्थान पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके आपस में वो प्रतिस्पर्धा से बचती है। एनिडेशन में क्या होता है, एक पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल है वो सिद्धांत है जिसमें दो या दो से अधिक प्रजातियां होती हैं, वो एक ही स्थान पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके आपस में प्रतिस्पर्धा से बचती है। यह विभिन्न फसलों की जड़ गहराई, प्रकाश उपयोग एवं पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में भिन्नता के कारण होता है। अगला है स्टूडेंट फसल समतुल्य उपज। फसल तो समतुल्य उपज की बात करें तो एक मानक फसल गेहूं या धान के संदर्भ में मिश्रित या अंतर्वर्ती फसल प्रणाली की कुल उपज को दर्शाती है। फसल समतुल्य उपज होता है स्टूडेंट्स, ये एक मानक फसल के संदर्भ में मिश्रित या अंतर्वर्ती अपन ने फसल प्रणाली लगाई है उसके कुल उपज को दर्शाता है। यह आर्थिक मूल्य के आधार पर रूपांतरित कर मुख्य फसल के समकक्ष उपज में व्यक्त किया जाता है। क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड की बात करें स्टूडेंट्स तो उपज इंटू मूल्य अपॉन मूल्य मुख्य फसल मूल्य होता है। मुख्य फसल का मूल्य का अपन को है वो स्टूडेंट्स भाग देना है। अगला है भूमि सुधारक। भूमि सुधारक वे पदार्थ होते हैं जो मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधारने के लिए डाले जाते हैं, जैसे जिप्सम, चूना, जीवांश खाद आदि। ये मृदा की संरचना, पीएच संतुलन, जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधारते हैं। अगला है इंटरक्रॉपिंग में एडिटिव सीरीज क्या होती है उसके बारे में अपन को बताना है। एडिटिव सीरीज इन इंटरक्रॉपिंग, ये एक अंतर फसली प्रणाली है जिसमें मुख्य फसल को उसकी सामान्य घनत्व पर बोया जाता है और साथ में दूसरी फसल के अतिरिक्त रूप से बोया जाता है, जिससे कुल पौध संख्या बढ़ती है और भूमि की उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु ये प्रयुक्त होती है। अगला है फसल सूचकांक या क्रॉप इंडेक्स। ये एक वर्ष में एक खेत से प्राप्त फसल चक्रों की संख्या को प्रतिशत में दर्शाता है। क्रॉपिंग इंडेक्स की बात करें तो कुल फसल क्षेत्र अपन शुद्ध बोया गया फसल क्षेत्र इंटू 100 होती है। क्रॉपिंग इंडेक्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, क्रॉपिंग इंडेक्स क्या होता है? क्रॉपिंग इंडेक्स या CI ये एक वर्ष में खेत से प्राप्त फसल चक्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कुल फसल क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया फसल क्षेत्र, शुद्ध बोया गया फसल क्षेत्र इंटू 100 ये होता है स्टूडेंट्स फसल सूचकांक। अब अपन बात करते हैं अगले अपन डिफरेंट की। अगला डिफरेंट है अपन स्टूडेंट्स स्ट्रिप क्रॉपिंग एवं रेटून क्रॉपिंग। क्या है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है और रेटून क्रॉपिंग क्या होती है, इसके बीच में अपन को अंतर बताना है। स्ट्रिप क्रॉपिंग की मैं बात करूं तो ये एक कृषि तकनीकी है जिसमें दो या दो से अधिक फसलें समांतर पट्टियों में उगाई जाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में दो या दो से अधिक फसलें होती है वो समन्वित पट्टियों के अंदर उगाई जाती है, जबकि रेटून क्रॉपिंग में उसी फसल, ये एक तकनीक होती है उसी फसल के मुख्य फसल की कटाई के बाद में पूर्ण वृद्धि लेने पर आधारित है। रेटून क्रॉपिंग अपन मुख्य रूप से गन्ने में करते हैं कि मुख्य फसल की कटाई के बाद में उस फसल की वृद्धि करके उससे उपज प्राप्त करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग का उद्देश्य मृदा अपरदन को रोकना, भूमि उपयोग की दक्षता को बढ़ाना होता है। रेटून क्रॉपिंग समय, श्रम और बीज लागत को बचाकर फसल के उत्पादन को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की तो मक्का और घास की वैकल्पिक पट्टियां है वो लगाई जाती हैं। गन्ने की कटाई के बाद में उगने वाली रेटून फसल है इसका है वो स्टूडेंट्स अपन प्रयोग करती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में मृदा कटाव कम होता है और भूमि है उर्वरता लगातार बनी रहती है। रेटून में लागत कम आती है, फसल कम लागत में फसल मिलती है, फसल चक्रण में सहायता मिलती है। बात करते हैं अपन अगले डिफरेंट की। अगला है RYT एवं RCC में अंतर। RYT एवं RCC में अंतर। RYT का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव यील्ड टोटल। क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलेटिव यील्ड टोटल या आपेक्षिक उपज योगफल। और RCC का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव क्राउडिंग
कोफिशिएंट या आपेक्षिक भीड़ गुणांक। अगर अपन इसके परिभाषा की बात करें स्टूडेंट्स, तो आरवाईटी ये सूचकांक विभिन्न फसलों के मिश्रित प्रणाली की कुल उपज को दर्शाता है। विभिन्न फसलों की मिश्रित प्रणाली की कुल उपज को दर्शाता है, जबकि आरसीसी सूचकांक किसी फसल की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को है वो स्टूडेंट्स दर्शाता है। अब बात करते हैं अपन इसके उद्देश्यों की। आरवाईटी फसल प्रणाली की प्रभावशीलता को नापता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? आरवाईटी मिश्रित फसल प्रणाली की प्रभावशीलता को नापता है। आरसीसी ये दिखाना कि कौन सी फसल अधिक प्रतिस्पर्धी है ये दिखाता है। यदि आरवाईटी एक से अधिक हो तो मिश्रित फसल चक्र लाभदायक होता है। क्या स्टूडेंट्स? यदि आरवाईटी एक से अधिक है तो मिश्रित फसल चक्र है वो लाभदायक है, और यदि आरसीसी एक से कम है तो संबंधित फसल चक्र का फसल का मिश्रण होता है वो लाभप्रद होता है। अब बात करते हैं अपन इसके अगले अंतर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कि कृषि प्रणाली में दृष्टिकोण की आवश्यकता, नीड ऑफ फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। कृषि प्रणाली में दृष्टिकोण की आवश्यकता, तो कृषि प्रणाली दृष्टिकोण एवं समन्वित बहुआयामी दृष्टिकोण जो कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि घटकों को जोड़कर एक समग्र और टिकाऊ कृषि पद्धति का विकास करता है। पहला है सीमित संसाधनों का उपयोग। कारणों की बात करें तो सीमित संसाधनों का उपयोग करता है, आय में विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, अपशिष्ट प्रबंधन या वेस्ट का रिसाइकलिंग होता है। उसके बाद में अगला है खाद्य और पोषण सुरक्षा। फिर अपन बात करते हैं देसी कृषि प्रणालियों के बारे में अपन को चर्चा करना है। इंडिजीनियस फार्मिंग सिस्टम। देसी कृषि प्रणाली वो पारंपरिक खेती पद्धति है जो स्थानीय जलवायु, संसाधनों, मिट्टी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं परंपरागत ज्ञान पर आधारित होती है। यह प्रणाली हजारों वर्षों से ग्रामीण भारत की जीवन शैली है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित रहती है, जैसे झूम कृषि। इनके अपन बात करें एग्जाम्पल की, पहली है झूम कल्टीवेशन। ये पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि प्रणाली है और स्थानांतरित खेती का एक प्रकार है। फिर है रेनफेड फार्मिंग या बारानी खेती। राजस्थान, बुंदेलखंड क्षेत्रों में जल आधारित खेती होती है। ये मृदा संरक्षण खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में समतल खेती या टेरेसिंग पद्धति का उपयोग करती है। स्थायित्व एवं अनुकूलता, तो ये प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होती है और कम लागत में संचालित की जा सकती है। जैव विविधता का संरक्षण, समुदाय आधारित प्रणाली। बात करते हैं अपन शुष्क भूमि क्षेत्रों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के समाधान मॉडल। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना है वो वापस है वो एक बार दोबारा आ गया है, तो आप इसका है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये अपना रिटर्न है क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप है वो बाद में पढ़ लेना। अगला है कृषि में टिकाऊपन के संकेत। क्या स्टूडेंट्स? कृषि में टिकाऊपन के संकेत। टिकाऊ कृषि वो कृषि होती है जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए दीर्घकालिक उत्पादकता एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। अगर इनके संकेतों की बात करें तो जैविक संकेत में मृदा में जीवाणु, कृमि, जैविक पदार्थों की मात्रा, परागण करने वाले कीटों की संख्या और विविध फसलें, देसी किस्मों की उपस्थिति। फिर भौतिक संकेतों की बात करें तो मृदा का संगठन, संरचना और जल धारण क्षमता, मृदा संरचना या सोइल इरोशन। रासायनिक संकेतों की बात करें तो मृदा पीएच, एनपीके स्तर, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। आर्थिक संकेतों की बात करूं तो प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ, कृषि की आय और रोजगार स्तर। फिर सामाजिक संकेतों की बात करें तो इसमें किसानों की सहभागिता एवं ज्ञान, महिला एवं पिछड़े वर्गों की है वो भागीदारी ये होती है। फिर है फसल चक्र और इसके सिद्धांत तथा लाभों पर अपन को स्टूडेंट्स चर्चा करनी है। फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र एक नियोजित प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग ऋतुओं में विभिन्न फसलों को वैज्ञानिक क्रम में बोया जाता है ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। जैसे गेहूं, चना, चना के बाद में मक्का, मक्का के बाद में गेहूं की खेती, सोयाबीन, गन्ना और मूंग की खेती। फिर अपन बात करते हैं फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के सिद्धांतों की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो पहला है कि
फसल वर्गों का परिवर्तन करना चाहिए। फसल के वर्ग है जैसे दलहनी फसल, तिलहनी फसल, अनाज वाली फसलों को लगातार नहीं बोना चाहिए। गहरी और सतही जल वाली फसलों का क्रम, यानी कि गहरी जल वाली फसल के बाद में सतही जल वाली फसल लगाना चाहिए। दलहन फसल को शामिल करना चाहिए। मृदा की उर्वरता बनाए रखना, जिससे मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए अपन एक है लेग्यूम फसल का प्रयोग करते हैं। जल की उपलब्धता के अनुसार कीट रोग चक्र को तोड़ना चाहिए। ब्रेक द पेस्ट डिजीज साइकिल, एक ही फसल को बार बार नहीं उगाना चाहिए। फसल चक्र के लाभ में मृदा की उर्वरता में वृद्धि, कीट रोग और खरपतवारों पर नियंत्रण, पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग, जल की दक्षता बढ़ती है, उत्पादन में विविधता और जोखिम में कमी आती है, लंबी अवधि में अधिक उत्पादन और आय सुनिश्चितता होती है। अगला स्टूडेंट्स, एकीकृत कृषि प्रणाली के उद्देश्य, घटक और फायदे। तो स्टूडेंट्स, एकीकृत कृषि प्रणाली के उद्देश्यों की बात करूं मैं तो आय में वृद्धि, जोखिम में कमी, पर्यावरण संरक्षण, पोषण सुरक्षा, संसाधन उपयोग दक्षता, स्थायी कृषि। और अपन बात करें घटकों की तो इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन ये घटक आते हैं। कुक्कुट पालन, बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खाद्य निर्माण, ये स्टूडेंट्स इसके घटक है। अब बात करते हैं इनके एडवांटेज, लाभ की बात करें अगर स्टूडेंट्स तो आय में स्थिरता और वृद्धि, भूमि की उत्पादकता में सुधार, पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन, जोखिम का विभाजन, स्थायी खेती की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। फिर बात करते हैं फसल और कृषि प्रणाली की उत्पादकता, उत्पादन क्षमता निर्धारित करने के मापदंडों का वर्णन कीजिए। फसल प्रणाली की उत्पादन क्षमता के मापदंडों की बात करूं स्टूडेंट्स में तो पहला है समतुल्य उपज, फसल तीव्रता। ये स्टूडेंट्स अपन ने दोबारा पढ़ चुके हैं, पहले है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अपना। आंशिक कारक उत्पादकता, भूमि उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। अब अपन बात करते हैं कृषि प्रणाली की उत्पादन क्षमता के समाधान कौन से। पहला है प्रणाली उत्पादन, शुद्ध लाभ, लागत अनुपात, पर्यावरणीय सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, राइट डाउन द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस टू कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की क्या होती है और इसके सिद्धांतों की है वो स्टूडेंट्स अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं लाभ की बात करूं तो वही है लाभ, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा उत्पादकता में वृद्धि, इनपुट लागत में कमी, पर्यावरणीय लाभ, मिट्टी की जैविक गतिविधियों की वृद्धि। चुनौतियों की बात करूं तो प्रारंभिक लागत होता है वो अधिक होता है, कृषकों की जागरूकता में कमी, फसल अवशेष प्रबंधन में कठिनाई, शुरुआती वर्षों में उपज में गिरावट संभावना रहती है, घनी मल्चिंग से कीट पतंग की समस्या बनी रहती है, नीति एवं सब्सिडी का क्या स्टूडेंट्स अभाव। अब अपन बात करते हैं 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन की है वो बात करने वाले हैं। तो इसमें अपनी पहली डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स कि रटून क्रॉपिंग क्या होता है। रटून क्रॉपिंग एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें मुख्य फसल की कटाई के बाद में उसी पौधे की जड़ या तने से अगली फसल स्वतः उगाई जाती है। यह मुख्य रूप से सैकेरम ऑफिसिनेरम या गन्ने के अंदर प्रयोग लाई जाती है। अगला है गार्ड क्रॉप क्या होती है। रक्षक फसलें वे पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के चारों ओर लगाए जाते हैं ताकि उसे कीट, जानवर और प्रतिकूल जलवायु से सुरक्षा मिले। कुल सापेक्ष आर्द्रता क्या है? रिलेटिव यील्ड टोटल। यह एक सूचकांक है जो मिश्रित या सह फसल प्रणाली में पौधों के संसाधन के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है। अगला है फसल गहनता सूचकांक। गहनता सूचकांक दर्शाता है कि एक वर्ष में एक खेत से अपन ने वो कितनी बार फसलें ली है। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन होता है जिसमें मधुमक्खियों को शहद, मोम और परागण के लिए पाला जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अंतर। इंटरक्रॉपिंग की मैं बात करूं अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक नियोजित ढांचे में पंक्तियों में बोया जाता है।
जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी विशिष्ट क्रम के साथ में बोते हैं। अगर अपन एक नियोजित ढांचे या पंक्तियों के अंदर उगाते हैं तो वो हो गया अपना इंटरक्रॉपिंग। दोनों के अंदर फसलों को 2 या 2 से अधिक फसलें लगाते हैं। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर अपन है वो कोई विशिष्ट पंक्तियों के अंदर नहीं उगाते हैं, लेकिन इनके अंदर इंटरक्रॉपिंग में अंदर अपन पंक्तियों के अंदर फसलों को उगाते हैं। फसलें विशिष्ट स्थानिक और सामयिक व्यवस्था में बोई जाती हैं। फसलें बिना किसी नियोजन के साथ में बोई जाती हैं। ये हो गया अपना इसका अंतर। अगला है स्टूडेंट्स LEISA और HEISA, ये भी अपने स्टूडेंट्स अपन ने वो कर लिया है अंतर। संरक्षित खेती पर टिप्पणी लिखिए और इसके सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना रिपीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। उसके बाद में मशरूम उत्पादन प्रकार एवं उत्पादन विधि। मशरूम उत्पादन कृषि की एक लाभकारी शाखा है जिसमें मशरूम जैसे कवकों को संरक्षित वातावरण में खेती की जाती है। मशरूम उच्च प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खनिज और कम वसा वाला भोजन है। यह जैविक अपशिष्टों के पुनः चक्रण के द्वारा पर्यावरण हित से उत्पादन प्रणाली भी है। प्रमुख प्रकारों की बात करूं तो बटन मशरूम सबसे अधिक उगाई जाने वाली प्रजाति है। ओयस्टर मशरूम ये उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु के अंदर उगाई जाती है। शिट्टाके मशरूम, मिल्की मशरूम, उत्पादन विधि की मैं बात करूं तो पहला होता है सबस्ट्रेट। सबसे पहले सबस्ट्रेट की तैयारी करते हैं। गेहूं का भूसा, धान की फूसी, लकड़ी की छाल आदि का अपन है वो भाप देकर है कीटाणु रहित करते हैं। फिर स्पोनिंग जिसमें फफूंद के बीज को तैयार किया गया है उनको अपन सबस्ट्रेट के अंदर मिलाते हैं। इंक्यूबेशन, स्पोन मिश्रित सबस्ट्रेट को अंधेरे और अनुकूल तापमान पर रखा जाता है ताकि माइसेलियम का विकास हो सके। फ्रूटिंग, उपयुक्त नमी, तापमान और वेंटिलेशन देकर मशरूम के फलन निकाय को उत्पादन किया जाता है। कटाई एवं विपणन, पूरी तरह से विकसित मशरूम को सावधानी पूर्वक काटकर ताजा, सूखा या प्रसंस्कृत रूप से बाजार में बेचा जाता है। मशरूम उत्पादन के रोजगार का अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फसल प्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्रॉप सिस्टम की व्याख्या करनी है और अपन को इसके वर्गीकरण के बारे में बताना है। फसल प्रणाली से आशय होता है कि उस तरीके से जिसमें किसी एक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन, जलवायु, मृदा और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार फसलों का चयन, अनुक्रम, समय निर्धारण किया जाता है ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए। इसमें मुख्य रूप से फसल उत्पादन की योजना, फसल अनुक्रम और फसल मिश्रण आदि सम्मिलित होते हैं। विशेषताओं की बात करूंगा स्टूडेंट्स तो ये केवल फसल उत्पादन से सीमित नहीं होती है बल्कि मृदा स्वास्थ्य, कीट और रोग प्रबंधन में सहायक होती है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग एवं स्थायित्व रहता है। फसल प्रणाली का वर्गीकरण, एकल फसल प्रणाली, एक ही वर्ष में एक ही फसल को उगाया। दोहरी फसल प्रणाली में डबल क्रॉपिंग करते हैं स्टूडेंट्स, एक वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं। बहुफसली प्रणाली में एक वर्ष में 3 या अधिक फसलों को लेते हैं। फिर है मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन ये हो गया। फिर है स्टूडेंट्स कृषि प्रणाली के क्षेत्र के बारे में बताओ और इसके घटकों का सूचीबद्ध करो। फार्मिंग सिस्टम, इसके क्षेत्र है स्टूडेंट्स संसाधनों का समुचित उपयोग, जोखिम प्रबंधन, आय में वृद्धि, पोषण सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन। और इसके घटकों की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो घटक आ गई है फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, ये सब घटक आ गए। अगला है टिकाऊ खेती की व्याख्या कीजिए और टिकाऊ खेती के लक्ष्यों के बारे में बताइए। तो ये भी है स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन रिपीट है। टिकाऊ खेती, एकीकृत फसल प्रणाली तथा राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों के अनुसार IFS, ये हो गया स्टूडेंट्स एकीकृत कृषि प्रणाली। तो एकीकृत कृषि प्रणाली है वो स्टूडेंट्स अपना रिपीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये एक बार आप है वो राजस्थान का विभिन्न कृषि जलवायु खंड है 10 है, उनके अनुसार है स्टूडेंट्स। ये IFS का मॉडल है वो तैयार किया हुआ है, इसको आप है वो देख लेना। अगला है कृषि प्रणाली एवं इसका वर्गीकरण। कृषि प्रणाली वो एक समेकित उत्पादन प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन,
कुक्कुट पालन आदि को एक दूसरे के साथ में जोड़कर प्रबंधन किया जाता है। उद्देश्यों की बात करूं तो संसाधनों का समुचित उपयोग, टिकाऊ कृषि विकास, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। और इसके वर्गीकरण की बात करूं तो स्टूडेंट्स सीमांत कृषि प्रणाली, संपन्न कृषि प्रणाली। और क्रियाकलापों की बात करें तो फसल आधारित प्रणाली, पशुपालन आधारित प्रणाली, मत्स्य पालन आधारित प्रणाली और वन आधारित प्रणाली होती है। तकनीकी स्तर पर परंपरागत कृषि प्रणाली, आधुनिक यांत्रिक कृषि प्रणाली, जैविक कृषि प्रणाली। पर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि संरक्षित खेती और वर्षा आधारित खेती की रणनीति बताइए। संरक्षित खेती के लिए स्टूडेंट्स आप वो देख लेना। अपन बात करेंगे वर्षा आधारित। ये है स्टूडेंट्स वर्षा आधारित है, उपयुक्त फसल चक्र अपनाना चाहिए, कृषि वानिकी, जीवाश्म जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स अपन ने वो पिछले 4 साल के वो 20-21 से लेकर 23-24 के वो पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। मुझे आशा है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन अपने वो बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।